हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सीए रिपुल बंसल। कैसे हैं आप? क्या आप भी एक एमएसएमई बिजनेस रन करते हैं? और क्या आप भी परेशान हैं जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं एमएसएमईज के लिए और उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या आपको इजी लैंग्वेज में नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या अमेंडमेंट है और गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? तो आज का लेक्चर हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएसएमई से रिलेटेड अमेंडमेंट्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी कोर्स की बेसिकली तैयारी नहीं करवाते हैं। हम अपने वीडियोस में जनरल लाइफ में यूज होने वाले जो फेमस लॉज हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं, ताकि आप इसे समझ सकें और आपको पता लग सके कि ये लॉ आपके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आपको लगता है कि हम कुछ बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट डिसअलाउंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड टू एमएसएमई। एमएसएमई देखिए क्या चीज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज को अगर आप देखेंगे, जो स्मॉल बिजनेस हैं उनको बहुत से चैलेंजेस और डिफिकल्टीज आती हैं, जैसे कि लैक ऑफ फाइनेंस की दिक्कत है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, स्किल्ड मैन पावर लेबर की दिक्कत है, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है डिले इन पेमेंट्स फ्रॉम बायर्स। स्पेसिफिकली जब वो बायर्स बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो जो डिले होती है पेमेंट, उससे क्या होता है, कैश फ्लोज और उनकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। एक मेजर दिक्कत है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट्स और इंसॉल्वेंसी। अगर पेमेंट्स में डिफॉल्ट हो जाता है बायर के द्वारा, तो एमएसएमई के बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और एट द एंड वो इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इन चीजों को, इन दिक्कत को खत्म करने के लिए ही एमएसएमई के अंदर जो अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 43B के अंदर स्पेसिफिकली एमएसएमई को लेकर अमेंडमेंट लेकर आए हैं, जो डील करता है विद डिसअलाउंस ऑफ पेमेंट मेड टू एमएसएमई बियॉन्ड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो सेक्शन 43B आपको कहता है कि अगर आप एमएसएमई की पेमेंट एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के बाद करोगे तो आपको वो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसके अंदर बहुत से कंफ्यूजन है जिनको हम वीडियो के दौरान कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई आ गया आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी हैं? जिनमें प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है प्लस टर्नओवर भी 5 करोड़ से कम है। ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जिनके प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर आपका 50 करोड़ से कम है। और मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिनकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है। वो मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में आता है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं होती मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर। ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किस पर होगी? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी गई है एंटरप्राइज की। देखिए, हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, तो यहां वर्ड आ रहा है एंटरप्राइज। अगर आप एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आओगे तभी आपके ऊपर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लगता है और तभी आपके ऊपर ये लेटेस्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है। एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर एंटरप्राइज की डेफिनेशन में लिखा गया है कि एंटरप्राइज वही बिजनेसेस बनेंगे जो सिर्फ एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर। बाकी बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, बट वो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे और ये एक्ट और ये अमेंडमेंट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया कि ट्रेडर्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर, यानी कि ट्रेडर्स के ऊपर ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं होती। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रक्स क्या है कि अगर आपका सेलर ट्रेडर है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
अगर आपका सेलर मैन्युफैक्चरर है तो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर भी कौन सा होना चाहिए? माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी का। अगर वो मीडियम कैटेगरी का मैन्युफैक्चरर है तब भी ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का मोटिव सिर्फ और सिर्फ छोटे मैन्युफैक्चरर्स को ही बेनिफिट देने का है, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, प्लस वो क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स को भी अमेंड किया गया। सेक्शन 43B बताता है कि कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं, कुछ ऐसे खर्चे हैं, वो तभी अलाउड होंगे जब आप उनकी क्या करेंगे? एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। इसके अंदर एक न्यू क्लोज ऐड किया गया, क्लोज H, वो बताता है कि डिडक्शन नॉट अलाउड इफ सम पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर आपका कोई पैसा बकाया है, किसका? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का। यहां पर मीडियम एंटरप्राइज की बात नहीं हो रही है। और एंटरप्राइजेस वर्ड लिखा गया, एंटरप्राइजेस की एंटरप्राइज का हमने मीनिंग देखा। एंटरप्राइज की मीनिंग के अंदर हमें मिलता है कि उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर कवर होते हैं, ट्रेडर कवर नहीं होते। तो अगर हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो पेमेंट करते हैं, जो हमारी पेमेंट पेंडिंग है, सम पेबल है, बियॉन्ड द टाइम लिमिट, अगर हम ये टाइम लिमिट क्या है? 45 डेज की है। अगर हम इस टाइम लिमिट के बाद पेमेंट करते हैं तो वो डिडक्शन आपकी अलाउड नहीं हो। सेक्शन 43B के अंदर ये क्लोज लेकर आए हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए सेलर है, माइक्रो एंटरप्राइज है, मैन्युफैक्चरर है ये, और ये गुड्स मैन्युफैक्चर करके सोल्ड करता है मिस्टर बी को। मिस्टर बी कोई भी हो सकता है, एनी बायर, किसी भी कैटेगरी का। और अगर मिस्टर बी उसकी पेमेंट 45 डेज में कर देता है तो मिस्टर बी इसको परचेज का पार्ट बना लेगा और इसकी डिडक्शन उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर मिस्टर बी 45 डेज में इसकी पेमेंट नहीं करता है तो वो परचेज का पार्ट भी नहीं बनेगी और वो डिसअलाउड हो जाएगी। देखिए समझ आया? तो बेसिकली छोटे व्यापारियों को, छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट के देने के लिए, ताकि उनकी कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल बनी रहे, इस सेक्शन को अमेंड किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या इफेक्ट है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर हम 45 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो जो हमारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाते हैं, उसके अलावा और क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके अंदर होते हैं। देखिए प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी प्रोविजन गवर्नमेंट इसके अंदर लेकर आई है। लेकिन ये खाली इंटरेस्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। चलिए देखते हैं वीडियो में, अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर बायर फेल्स हो जाता है 45 डेज के अंदर, उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो बायर लायबल टू पे इंटरेस्ट। तो बायर को उसके साथ उसे इंटरेस्ट भी देना होता है। इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी एमएसएमई की डेवलपमेंट एक्ट के अंदर बताया गया है। ये रेट कहता है मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। इसमें आपके इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कैसे होगी? मंथली होगी। पहले आप 1 महीने का ब्याज निकालेंगे, फिर भी अगर आपने पेमेंट नहीं की तो सेकंड मंथ का जो आपका ब्याज निकलेगा वो फर्स्ट मंथ का बकाया प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर निकलेगा। तो मंथली कंपाउंडिंग करनी है इसके अंदर एट 3 times ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। तो जो आरबीआई इंटरेस्ट के रेट नोटिफाई करता है उनका 3 times कर देंगे तो आपका रेट निकल आएगा, और उसको क्या करना है? आपको मंथली कंपाउंडिंग करनी है। फर्दर इनकम टैक्स में भी बोला गया कि दिस इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स। तो देख रहे हैं कितना हार्श है रूल। ये कह रहे हैं कि ये जो आप इंटरेस्ट दोगे इसको हम डिसअलाउड कर देंगे, बिकॉज सच इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज पेनल इंटरेस्ट। तो इसको क्या कहते हैं? ये नाम तो इसको इंटरेस्ट का दे रहे हैं, बट इसको मान क्या रहे हैं? पेनल्टी मान रहे हैं। और इसको क्या कर देंगे? सेक्शन 37 के अंदर डिसअलाउड कर देंगे, और बायर के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन पड़ जाएगा इस इंटरेस्ट का।
तो देखिए, अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं सेलर को, तो आप इसे परचेज का पार्ट नहीं बना सकते, प्लस आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी, इंटरेस्ट भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो बेसिकली एमएसएमई के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लेकर आए हैं। आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि सेक्शन 43B के बेनिफिट्स क्या हुए। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बेनिफिशियल है। जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उनके कैश फ्लो और उनकी वर्किंग कैपिटल बनी रहे, इसके लिए ये सेक्शन लेकर आए हैं। लेकिन इस सेक्शन के कुछ डीमेरिट्स हैं। इस सेक्शन के क्या डीमेरिट्स हैं? जो बायर है, उस बायर को वेरीफाई करना होगा सेलर का स्टेटस, एक तो कि वो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो पेमेंट डिले कर देता है तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाएगी और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसको करनी पड़ जाएगी, जो एक्स्ट्रा वर्क उसका बढ़ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन भी पड़ जाएगा, और रिपोर्टिंग हो जाएगी, रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न। तो बायर को इनकी सबकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, टैक्स रिटर्न्स में, और अपने ऑडिट्स के अंदर उसकी रिपोर्टिंग देना मैंडेटरी हो जाएगा। प्लस देखिए क्या किया गया है, कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर्म फाइल करना एमएसएमई 1 हाफ ईयरली। हर 6 महीने में उनको बताना पड़ता है कि हमने इन 6 महीनों में इतने इतने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से परचेज की है। तो बेसिकली ये सेक्शन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो भी उनका काम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो हो सकता है इस सेक्शन की वजह से एमएसएमई के जो सेलर हैं उनके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ जाए, यानी कि जो बड़े बायर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो छोटे उद्योगपतियों से, छोटे मैन्युफैक्चरर से मटेरियल लेना बंद कर दें अगर उनको 45 डेज से ज़्यादा का क्रेडिट पीरियड चाहिए। तो ये बेनिफिशियल तो है एमएसएमईज के लिए, लेकिन ये बेनिफिट कहीं उल्टा ना पड़ जाए कि उनके काम धंधों पर ही फर्क आ जाए, उनकी जो एमएसएमईज से डीलिंग करना ही बड़ी कंपनीज कम ना कर दे। तो ये एक खतरा इस सेक्शन का बहुत बड़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, आपको इजी लैंग्वेज में ये लॉ की सारी बातें समझ आई, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके मिस ना हो तो बेल आइकन पर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।